पूरी दुनिया में मुसलमानों से नफरत बढ़ती ही जा रही है। I hate Islam. सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमेरिका में पिछले एक साल में 8,658 मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इतनी ज्यादा केसेस ने अमेरिका में इस्लामोफोबिया ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जर्मनी में हालत इतनी खराब है कि हर दिन 8 मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। दूसरी साइड यूके में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजाफा 300% ज्यादा हो गया है। Tell Mama's latest report, which showed that Islamophobia was at all record time high. Over 300% increase in Islamophobia. और कनाडा पूरे G7 मुल्कों में मुसलमानों के लिए सबसे जानलेवा मुल्क बन चुका है। और यहाँ तक कि कनाडा के शहरों में खुलेआम एंटी मुस्लिम एड्स चलाए जा रहे हैं। Pictures of Muslims praying with the message, "Wake up, Canada, you are under siege." और इंडिया में इस्लामोफोबिया इतनी तेजी से फैल रहा है कि पिछले एक साल में बीजेपी की हुकूमत ने 900 से ज्यादा हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ दिए। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। और यहाँ तक कि बुलडोजर जस्टिस के नाम पर मुसलमानों की घर मिस्मार कर दिए। Bulldozer justice. India's Supreme Court has frozen the demolitions, concerned that they're harsh. लेकिन आप ये सुनकर शॉक हो जाएंगे कि इसके पीछे $1 बिलियन इंडस्ट्री है। CAIR की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि 2008 से लेकर 2013 तक 33 ग्रुपों को $206 मिलियन दिए गए, सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला सके। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में कि इस्लामोफोबिया है क्या, आखिर कैसे इस्लामोफोबिया ग्रो हो रहा है और क्या सच में मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, और लास्ट में बताऊंगा कि आखिर हम क्या कर सकते हैं इस्लामोफोबिया को कम करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Islam is the religion of rape. Every Muslim is a terrorist. Period. Right now. Shut your mouth. Do you have like something, some explosive, some bomb in the bag? Is it a bomb? Phobia has grown around the world. One of which was very clear with that they called me a dirty Muslim. 1.1 million online posts related to you and your campaign. They found that 80% of all posts across all platforms were Islamophobic. सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस्लामोफोबिया है क्या चीज। इस्लामोफोबिया 2 वर्ड से बना है, इस्लाम और फोबिया। फोबिया एक यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है बिला वजह डर, यानी एक ऐसा खौफ पैदा करना जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक न हो। इस्लामोफोबिया का ये लफ्ज पहली बार 1918 में एक फ्रेंच पेंटर एटेन दिनेट ने इस्तेमाल किया था, लेकिन इस लफ्ज को पहचान 1997 में मिली जब ब्रिटेन के रनीमेड ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट ने पहली बार ये बताया कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है, लेकिन इस लफ्ज को ग्लोबल ऑफिशियल लाइसेंस 9/11 अटैक के बाद मिली। After 9/11, the Muslim community in our nation was greatly affected and experienced frequent Islamophobia. 9/11 अटैक के बाद मीडिया और सियासत ने इस लफ्ज को माइंड कंट्रोल वेपन बना दिया। मशहूर स्कॉलर एडवर्ड सेड ने अपनी रिसर्च में पहले ही दुनिया को वार्न किया था कि वेस्ट ने मुसलमानों को हमेशा किताबों के जरिए, पेंटिंग के जरिए और मूवी के जरिए वहशी दिखाया है। आज वही एजेंडा बेचा जा रहा है, बस नाम बदलकर हमें टेररिस्ट कहा जा रहा है। Every Muslim is a terrorist. Period. Right now. Shut your mouth. I don't want to hear your mouth. लेकिन यहाँ इस्लामोफोबिया की ग्रो होने की वजह सिर्फ एक नहीं है। मीडिया, पॉलिटिक्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और बुक के जरिए इस्लामोफोबिया को ग्रो किया जा रहा है। जैसे मीडिया सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस्लामोफोबिया को ग्रो होने में। मीडिया इस प्रोपेगेंडे का सबसे बड़ा पिलर है। जैसे अगर क्राइम कोई मुस्लिम करे तो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट जैसे लफ्ज यूज किए जाते हैं। Radical Muslim, Islamic attack, Islamic terrorist, Radical Islamist group. Terror and radical Islam. more Americans die at the hands of Muslim extremists. और दूसरी तरफ अगर वही क्राइम कोई नॉन मुस्लिम करे तो उसे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, लॉन वुल्फ और मेंटली डिस्टर्ब कहा जाता है। जैसे 2015 में फ्रांस में चार्ली हेब्डो अटैक हुआ और 12 बंदे मर गए, लेकिन जब पता चला कि वो अटैकर मुस्लिम था तो मीडिया ने उसे रेडिकल इस्लामिस्ट और मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट जैसे लफ्ज कहने लगे। Charlie Hebdo in Paris on Wednesday, in which 12 people were shot dead, inspired and possibly trained by radical Islamist groups. Islamic attack in the heart of Paris. 3 armed terrorists forced their way into the headquarters of a French magazine, murdering at least 12, injuring many others. लेकिन वहीं 2019 में न्यूजीलैंड की क्राइस्ट चर्च मॉस्को में 51 बेगुनाह मुस्लिम्स को शहीद किया गया तो मीडिया ने अटैकर को व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट और गनमैन कहा। New Zealand now on high alert after the worst terror attack in that nation's history. 49 innocent people killed as a gunman opens fire. Extreme right-wing white supremacist. ऐसे ही जब अमेरिका में सन बेर्नार्डिनो अटैक हुआ और 14 बंदे मारे गए तो मीडिया ने उसे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट कहा। More Americans die at the hands of Muslim extremists. The death toll remains at 14, 21 wounded after 2 Muslim extremists attacked a public facility. लेकिन जब वही सेम क्राइम अमेरिका में कार्लोट्सवाइल अटैक हुआ और अटैकर नॉन मुस्लिम निकला तो मीडिया ने उसे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कहा। White supremacists began holding rallies and others
अब यहाँ मीडिया का दोगलापन साफ नजर आता है। अगर क्राइम कोई नॉन मुस्लिम करे तो वो गनमैन, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट और लॉन वुल्फ कहा जाता है, लेकिन अगर वही सेम क्राइम कोई मुस्लिम करे तो उसे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिस्ट टेररिस्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट जैसे लफ्ज यूज किए जाते हैं। ऐसा एक और एग्जाम्पल ले लो, जब पाकिस्तान ने एटॉमिक बम बनाया तो मीडिया उसे इस्लामिक बम कहने लगा। Pakistan's efforts to build the Islamic bomb. The Islamic bomb, the deadly compromise. इसके बारे में डॉक्टर जमाल बदवी ने कुछ ऐसा कहा था। Islamic bomb. But when United States develop an atomic bomb, it is not called Christian bomb. When Israel developed atomic bombs, it was not called Jewish bomb. When India developed atomic bomb, it was not called Hindu bomb, only Islamic. जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जब कोई मुस्लिम हमला करता है तो मीडिया 357% ज्यादा कवरेज देता है कंपेयर उन हमलों के जो नॉन मुस्लिम करते हैं। और अमेरिकन मीडिया की स्टोरीज में 78% मुसलमानों को सिर्फ वायलेंस और वॉर के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि पॉलिटिक्स भी बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व है। कोई भी लीडर आता है वोट के लिए और पावर के लिए मुसलमानों को ब्लेम करने लगता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि आई थिंक मुस्लिम हेट अस। I think Islam hates us. सिर्फ यही नहीं बल्कि इसने 2015 में ये तक कहा था कि मुसलमानों के ऊपर हम अमेरिका में एंट्री बंद कर रहे हैं। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. और कुछ टाइम पहले ही इसने रेडिकल इस्लाम जैसे वर्ड्स का यूज किया। All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism. लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि मोदी जैसे लीडर्स मौजूद हैं। जैसे 2024 के एक इलेक्शन कैंपेन में मोदी ने ये कहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिए हैं। उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। पॉलिटिकल एग्जाम्पल इतनी ज्यादा है कि वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सिर्फ मीडिया और पॉलिटिक्स नहीं बल्कि हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और बुक से लेकर डॉक्यूमेंट्रीज तक इस्लामोफोबिया को ग्रो कर रही है। अमेरिका की जे शाहीन ने एक रिसर्च किया। उसने 1000 मूवीज का पोस्टमार्टम किया और पता है उसका रिजल्ट क्या निकला? उसमें 936 मूवीज मुसलमानों के खिलाफ थी, मतलब मुसलमानों को नेगेटिव और हार्मफुल दिखाया गया था। और 52 मूवीज न्यूट्रल थी और सिर्फ 12 मूवीज पॉजिटिव थी। जिस पर जे शाहीन ने रील बेड्स अरब के नाम पर एक बुक लिखा है। हर साल हजारों मूवीज रिलीज होती है, चाहे बॉलीवुड में हो या हॉलीवुड में, लेकिन उसमें ज्यादातर मूवीज में मुसलमानों को खतरनाक दिखाया जाता है। What's Islamic extremism? Allahu Akbar. God is great. जैसे 1994 में द ट्रू लाइज मूवीज रिलीज हुआ, जिसमें दिखाया गया था कि अमेरिका में मुसलमान न्यूक्लियर बॉम्ब पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव डिसीजन जैसी मूवीज ने दिखाया गया कि इस्लामिक टेररिज्म ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया है। और 9/11 के वक्त लोगों ने इसे हकीकत मान लिया। 1998 में रिलीज होने वाला द सीज मूवी, इसने तो हद ही कर दिया। इसमें दिखाया गया था कि मुसलमान न्यूयॉर्क में इतने धमाके करते हैं कि मार्शल लॉ लगानी पड़ी और मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाता है। इस तरह फिल्म दुनिया की जहन तैयार कर रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ हॉलीवुड नहीं बल्कि आजकल के वक्त का बॉलीवुड एक इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री बन चुका है। जैसे 2023 में रिलीज होने वाला द केरला स्टोरी, इस फिल्म ने दावा किया कि 32,000 हिंदू लड़कियों को ISIS में भेज दिया गया, जबकि हकीकत में ये सिर्फ 3 लड़कियों का मामला था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसके फिक्चुअल क्लेम्स पर सवाल उठाए। The film is fictionalized version of events and there is no authentic data to back up the figure of conversion of women to Islam is 32,000. मगर नफरत का काम पूरा हो चुका था। 2022 में रिलीज होने वाला द कश्मीर फाइल मूवी, इस फिल्म ने लोगों को इतना उकसाया कि सिनेमा के बाहर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज नारेबाजी हुई। मिशन मजनून और फाइटर जैसे मूवीज में हमेशा पाकिस्तान या मुसलमानों को बुरा दिखाया जाता है ताकि आम इंसान हमेशा मुसलमानों से डर महसूस करे। इस्लामोफोबिया को ग्रो करने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है बुक्स।
सदियों से किताबों के जरिए इंटेलेक्चुअल नफरत बेची जा रही है। जैसे द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, इस किताब ने ये थ्योरी दी थी कि वेस्ट और इस्लाम कभी साथ नहीं रह सकते और इसने दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को जंग के लिए उकसाया था। ओरिएंटलिज्म की किताब में एडवर्ड सईद ने ये एक्सपोज किया था कि वेस्ट ने सदियों से ऐसी पेंटिंग्स और बुक्स लिखी हैं जो मुसलमानों को ऐश और इशरत का आदी और अक्ल से खाली दिखाती है ताकि उनकी जमीन पर कब्जा करना ठीक लगे। नॉट विदाउट माई डॉटर जैसी किताबों में मुसलमान मर्दों को जालिम और औरतों को मजलूम दिखाया जाता है ताकि लिबरलिज्म के नाम पर मुसलमानों पर हमला किया जाए। और डॉक्यूमेंट्रीज की तो आजकल बात ही न करो, क्योंकि आजकल मुसलमानों के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्री सबसे ज्यादा बनती है, लेकिन इन सब का सबसे बड़ा बहाना एक टेररिस्ट। Radical Muslim Islamic attack, Islamic terrorist, Radical Islamist group. Terror and radical Islam. More Americans die at the hands of Muslim extremists. अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या सच में मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। जवाब देने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें हौसला अफजाई होती है। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अमेरिका रशिया के साथ सीधा लड़ नहीं सकता था क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का खतरा था, इसलिए अमेरिका ने एक शॉर्टकट चुना। हम खुद नहीं लड़ेंगे बल्कि लोकल लोगों को लड़ाएंगे। इस प्लान के तहत CIA का ऑपरेशन साइक्लोन शुरू हुआ। The US plan, a trap codenamed Operation Cyclone, funded by the CIA. उस वक्त का सबसे महंगा कोवर्ट ऑपरेशन था, America's most expensive covert operations ever. अमेरिका और इसके एलाइज ने बिलियंस डॉलर देकर कैंप्स लगाए जिसमें अफगान रिफ्यूजीज को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। अफगान रिफ्यूजीज को सिर्फ वेपन्स नहीं बल्कि एक सूझ भी दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ने स्पेशल टेक्स्ट बुक्स बनाए जिनमें बच्चों को वेपन्स की तस्वीरों के साथ साथ काउंटिंग भी सिखाई गई और ये बताया गया कि गॉडलेस कम्युनिटीज को मारना जिहाद है। और पता है इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1989 में रशिया हार कर निकल गया। The retreat of Soviet military power from Afghanistan is complete. The last of Russia's regular army invasion force is out. लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती हुई कि अमेरिका ने सोचा कि चलो काम खत्म हो गया और अफगानिस्तान को तबाहाल छोड़कर चला गया। अफगानिस्तान में न सिस्टम बचा, न लॉ बचा और न फ्यूचर। जिन लोगों को सालों से ये सिखाया गया कि बंदूक से ही पावर मिलती है, तो उन्होंने तालिबान बनाया। पहले लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उसामा बिन लादेन जो US की साइड पर था, उसने भी बाद में अमेरिका की तरफ अपनी बंदूक घुमा दी और उसके बाद ही बना उसामा बिन लादेन टेररिस्ट। फिर आते हैं इराक पर। 2003 में अमेरिका ने सदाम हुसैन पर यह कहकर हमला किया कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। I take the fact that he develops weapons of mass destruction. जिस वजह से इराक पर हमला किया वो बाद में झूठ साबित हुआ, लेकिन असल तबाही इन्वेजन की बाद हुई। अमेरिका ने इराक पर कब्जा करके पाउल ब्रेमर के ऑर्डर पर सदाम हुसैन की पूरी आर्मी डिसॉल्व कर दी। Iraqi army essentially was dissolved. Either they were killed or they've gone back to their homes. सोचो 4 लाख ट्रेन सोल्जर जिनके पास वेपन्स, एक्सपीरियंस और इज्जत सब थी, वो एकदम बेरोजगार हो गए और उनका मुल्क उनके हाथ से निकल गया। फिर हजारों लोगों को पकड़ कर कैंप या जेल में डाला गया, जहां कट्टर एक्सट्रीमिस्ट और सदाम की सेकुलर जनरल एक ही जगह बनते। वहां दोनों का कॉम्बिनेशन बना। एक्सट्रीमिस्ट ने आइडियोलॉजी दी और जनरल्स ने मिलिट्री प्लानिंग दी। जब ये लोग इस जेल से निकल गए तो उसके बाद बना ISIS। इसलिए ISIS कोई आसमानी बला नहीं थी, बल्कि गुस्से से भरे बेरोजगार जनरल्स और US जेल की रेडिकलाइजेशन का नतीजा था। उसके बाद लीबिया और सीरिया का भी यही सेम हाल था, जहां इन सुपर पावर्स ने हाथ डाला और वहां जो वेपन्स थे वो अल-कायदा और ISIS को मिले। अब आप खुद बताओ, क्या इन लोगों को इस्लाम ने टेररिस्ट बनाया या ये सो कॉल्ड सुपर पावर्स ने? लेकिन ये सब जानते हुए भी फिर भी मुसलमानों को टेररिस्ट क्यों कहा जाता है? इसके पीछे है $1 बिलियन इंडस्ट्री जो पैसों से इस्लामोफोबिया को ग्रो कर रही है। 2016 में CAIR ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें लिखा था कि 2008 से लेकर 2013 तक अमेरिका में $206 मिलियन दिए गए उन 74 ग्रुप्स को जो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला सके। इनमें 33 ग्रुप ऐसे थे जिनका काम था इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना, जिन्हें इनर कोर कहा गया था। फिर 2022 में CAIR ने दूसरी रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था स्टिल हाईजैक्ड बाय हेट। इस रिपोर्ट में लिखा था कि 2017 से लेकर 2019 के दरमियान $105 मिलियन फिर उन्हें इस्लामोफोबिक ग्रुप्स को दिए गए, लेकिन इस बार जो पैसा था वो सीधा फाउंडेशन के जरिए बेचा गया था। ऐसे कई रिपोर्ट और भी है, लेकिन आज की वीडियो में मैं इसे कवर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसे ही 2021 और 2022 के दरमियान फेसबुक के पेपर लीक हो गए
जिन्हें फेसबुक पेपर कहा गया, जिसे आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि एल्गोरिदम भी एंटी मुस्लिम कंटेंट को ज्यादातर प्रमोट करता है। इस्लामोफोबिया कोई जज्बात से नहीं खत्म कर सकता, बल्कि ये उस स्ट्रेटेजी से होगा जो बाकी मजहबों ने अप्लाई किया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एंटीसेमिटिज्म, जैसे यहूदियों के खिलाफ नफरत। उन्होंने दुनिया को ये बात मनवाई कि उनकी मजहब के खिलाफ बात करना कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बल्कि एक जुर्म है। उन्होंने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि अगर उनकी मजहब का कोई मजाक उड़ाए या कोई होलोकॉस्ट से इनकार करे तो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम उस हरकत के खिलाफ आ जाता है। हमें भी इस लॉजिक को बेस बनानी चाहिए। हमें दुनिया को ये दिखाना है कि अगर दुनिया एंटीसेमिटिज्म को जुर्म मानती है तो फिर इस्लामोफोबिया को क्यों नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम लीगल लेवल पर इसका मुकाबला ना करें। मुसलमानों को चाहिए कि वो दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज और इंटरनेशनल कोर्ट्स में ये केस लड़े कि हमारे मुकद्दस हस्तियों की तौहीन हमारे लिए मेंटल टॉर्चर है और दुनिया का कानून हर इंसान को ज़हनी अजियत से बचने का हक देता है। दुनिया में 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक है, तो क्या वो एंटीसेमिटिज्म की तरह इस्लामोफोबिया के बारे में लॉ नहीं बना सकती? यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर नहीं बल्कि आवाम को भी अपना किरदार निभाना होगा। सोशल मीडिया पर फजूल कंटेंट अपलोड करने के बजाय हमें ये दिखाना होगा कि हम मुसलमान टेररिस्ट नहीं है और साइंस टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में जाना होगा। हम उनके मीडिया डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर जा तो सकते हैं। हमें भी अपना नैरेटिव खुद बनाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।